डियर स्टूडेंट, आज की ई क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर यूनिट 4 में हम धात्विक कार्बनिक मेटल कार्बोनिल के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि जो यूट्यूब चैनल पर जो लेक्चर डाले जा रहे हैं उसमें सभी सब्सक्राइबर करें, और जो फ्रेंड से नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल। हम जानते हैं कि मेटल कार्बोनिल किसे कहते हैं। जब धातु मेटल और कार्बोनिल मिलकर जब धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के यौगिक को धात्विक कार्बोनिल कहा जाता है। मतलब एम क्या हो गया, मेटल, CO, यहाँ पर CO समूह है, ये है कार्बोनिल समूह। CO एक कार्बोनिल समूह है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, जैसे CO समूह है। यहाँ पर धातु के साथ जब ये CO समूह जुड़ता है तो मिलकर धात्विक कार्बोनिल कहा जाता है। इसमें CO अणु एक उत्तम लिगेंड की भांति व्यवहार करता है और अधिकांश संकरण धातुओं के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है। जो CO है, जो इसको कहते हैं कार्बोनिल लिगेंड, जो कार्बोनिल लिगेंड है वह अधिकतर सभी संक्रमण धातुओं के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है। प्रभावी परमाणुविक संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे अपन कहते हैं EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस नियम की अनुपालना में कोई धातु परमाणु कार्बोनिल अणुओं के साथ संयोग करता है। इन धातु कार्बोनिल की एक ही विशेषता है कि ये धातुओं की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिकांशतः शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोनिल समूह मेटल के साथ में जुड़ता है और जो EAN रूल का पालन करते हैं वो सभी प्रकार के अणु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जो EAN रूल का पालन नहीं करते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड है जो नहीं पाए जाते हैं। अब सबसे पहले अपन EAN रूल क्या है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन का क्लासिफिकेशन पढ़े। सर, एक अणु में विद्यमान धातु परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें कई वर्गों में वर्गीकृत किया है। मतलब इनको अपन ने इनके जो जुड़ते हैं जिनमें से एक ही धातु परमाणु, जैसे मतलब इसमें एक मेटल है, इसके अंदर क्या है, इसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियर, एक नाभिकीय है। दूसरे में द्विनाभिकीय, मतलब मोनोन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। इसके अंदर क्या है, दो दाता परमाणु है। अपन यहाँ देख रहे हैं निकेल यहाँ पर अकेला है तो मोनोन्यूक्लियर, यहाँ पर मैग्नीज 2 हैं तो डाइन्यूक्लियर, और यहाँ ओस्मियम 3 है ट्राइन्यूक्लियर, और इसमें CO कोबाल्ट 4 हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियर भी कहलाते हैं। इनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मोनोन्यूक्लियर के अंदर NiCO4, FeCO5, CrCO6, इसके अंदर Mn2CO10, Fe2CO9, OH3CO12, ट्राइन्यूक्लियर में Fe3CO12, ट्राइन्यूक्लियर में पॉलीन्यूक्लियर के अंदर RH6CO18, CO4, CO12। ये सभी जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कंपाउंड ये दिए गए हैं, ये सभी कंपाउंड EAN रूल का पालन करते हैं। जो EAN रूल का पालन करते हैं वही प्रकृति में पाए जाते हैं, BCO6 और ये। अब इसको सबसे पहले इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको अपन किस तरीके से अपन प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। धातुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग द्वारा बाय द डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब सबसे पहले इनका दोनों का जो डायरेक्ट संयोग किया जाता है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। निकेल आयरन जैसे कई धातु कार्बन मोनोऑक्साइड का सीधा संयोग करके कार्बोनिल बनाते हैं। इसमें ताजा अपचयित हुआ निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सामान्य ताप और सामान्य दाब पर क्रिया करके निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनते हैं। यहाँ पर निकेल और अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड की सीधी अभिक्रिया करवाई तो टेट्रा कार्बोनिल, निकेल टेट्रा कार्बोनिल का निर्माण होता है। आयरन महीन चूर्ण की अवस्था में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 वायुमंडलीय दाब पर
CO समूह के साथ में ये योग करके आयरन पेंटा कार्बोनिल बनाते हैं। Fe है जो 5 CO के साथ अभिक्रिया करके सीधे संयोग के द्वारा क्या बना रहा है, आयरन पेंटा कार्बोनिल बनाता है। इसी तरह टंगस्टन, मोलिब्डेनम आदि के भी कार्बोनिल इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनके सल्फाइडों के आदि। दूसरी विधि है जॉब विधि। जॉब मेथड निर्जलीय धात्विक क्लोराइड की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक व कार्बोनिल की क्रिया कराने पर अन्य उत्पादों के साथ में धात्विक कार्बोनिल भी बनते हैं। जब इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए, RMGX से जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है कार्बोनिल और CrCl3 की, तो इसके साथ में क्या कहते हैं, कार्बोनिल बनते हैं तथा अन्य उत्पाद भी बनते हैं। इसी तरह MOCl5 से MOCO6 बन गया, WCl6 भी हो गया तो WCO6 बन जाता है। तीसरी है धात्विक यौगिकों के परोक्ष संश्लेषण द्वारा, इनडायरेक्ट सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द मेटल कंपाउंड। किसी अपचायक की उपस्थिति में धात्विक यौगिकों के विलयन अथवा निलंबन में CO गैस प्रवाहित करने पर धात्विक कार्बोनिल बनते हैं। जैसे निकिल की क्रिया Cu और 4CO, CO गैस में प्रवाहित करता है तो NiCO4 का निर्माण होता है। कुछ धात्विक यौगिकों में उच्च दाब पर CO की क्रिया करवा के धात्विक कार्बोनिल बनाए जाते हैं। इस प्रकार यह विक्रिया, इसमें एग्जाम में साधारणतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे पेंटा कार्बोनिल कंपाउंड है, NiCO4 है, PCO5 है, इनकी बनाने की 2 विधियां लिखिए और उनकी अभिक्रियाएं लिखिए तथा उनकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो अपन अब सभी अभी कंपाउंड सबकी बारे में बात कर रहे थे, अपन पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में आगे अपन अध्ययन करेंगे। ये सामान्य है तो आपको इतनी ज़्यादा इनकी अभिक्रियाओं याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप पर्टिकुलर कंपाउंड की जब अभिक्रिया बनाने की अभिक्रिया याद करेंगे, जैसे एक सबसे पहले सिंपल जो विधि है निकिल के सीधे मेटल और कार्बोनिल के सीधे संयोग के द्वारा, तो NiCO4 कैसे बनेगा, निकिल और CO डायरेक्ट जब इसकी अभिक्रिया करता है NiCO4 बन गया तो Fe और CO, FeCO5, Cr और CO, CrCO6। ये आगे अपन पर्टिकुलर कंपाउंड का जब अध्ययन करेंगे उसमें अभी जो बनाने की विधियां होंगी उनके बारे में अपन 2 या 3 या 4 विधियां अपन को याद करनी है। अब इसके जनरल प्रॉपर्टीज, इसके जनरल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, इनके सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं। निकिल आयरन रुथिनियम तथा ओस्मियम के कार्बोनिल द्रव होते हैं, जबकि शेष धात्विक ठोस होते हैं। ये सहसहज प्रकृति के होते हैं, अतः जल में अविलय व कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। एक केंद्रीय अर्थात एक धातु परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिक गर्म करने पर धातु व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। जैसे FeCO5 को गर्म करें तो Fe+5CO कार्बोनिल व मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुकेंद्रीय कार्बोनिल यौगिक गर्म करने पर विविध यौगिकों का मिश्रण बनाते हैं। जैसे 2Fe2CO3 है, ये पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड है। जिसको जब गर्म करते हैं तो ये मोनोन्यूक्लियर या अन्य में भी टूट जाते हैं। जैसे ये किस में टूट गया, एक FeCO5 के अंदर और एक Fe3CO12 के अंदर टूट जाते हैं। इस तरीके से जब बहुकेंद्रीय कार्बोनिल पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड गर्म करने पर विभिन्न यौगिकों का मिश्रण देते हैं। एक केंद्रीय कार्बोनिल का यौगिक प्रकाश से अपकरण फोटोलाइसिस कराने पर बहुकेंद्रीय कार्बोनिल बनाते हैं। जैसे FeCO5 अगर इस पर अपन इसका फोटोसिंथेसिस कराया जाए, फोटोलाइसिस कराया जाए तो ये एक मोनोन्यूक्लियर से किसमें पॉलीन्यूक्लियर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया कराने पर धातु में मेटल एक्सचेंज हो जाता है और अन्य धातुओं के कार्बोनिल बन जाते हैं। जैसे इसके अंदर CrCl6 + 3FeCO5, तो इसके अंदर क्या होता है कि मेटल एक्सचेंज हो जाते हैं। मेटल एक्सचेंज धातु विनिमय, तो क्या बन जाएगा Cr और ये CO6 और इधर क्या बन जाएगा FeCl2, मतलब Cr के साथ में तो क्या जुड़ गया CO और Fe के साथ में क्या जुड़ गया Cl। इस तरीके से मेटल एक्सचेंज भी करते हैं। धात्विक कार्बोनिल से लिगेंड कार्बोनिल का हेलोजन जैसे लिगेंडों में प्रतिस्थापन
संभव है। FeCO5 जब हेलोजन से बिखरा गया तो FeCO4I2, FeCO4 इनके अंदर हेलोजन जैसे लिगेंडों में प्रतिस्थापन भी संभव है। अब इनके धात्विक कार्बोनिल के उपयोग क्या उपयोग हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसका अध्ययन करेंगे।